हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों हम जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 33 लेकर आए हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी परीक्षाओं में दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी बर्लिन या ऑप्शन डी है रोम। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, अगर हम बात करें रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो ऑप्शन बी क्या होगा, जेनेवा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लेते हैं हम रेड क्रॉस की। तो रेड क्रॉस कब हुआ था दोस्तों, रेड क्रॉस का स्थापना कब हुई थी तो 1863। कब हुआ था दोस्तों, 1863। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे आप पूछ सकता है कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी तो 1863 में हुई थी। और अगर इसका मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों कि जापान की संसद किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभिन्न देशों की संसद के क्या नाम है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे, और मैं 4 आपको टॉपिक दिए, इन चारों से आज ही हम याद कर लेंगे कि इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जापान की संसद का क्या नाम है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जापान की, तो जापान की संसद का नाम क्या है दोस्तों, डाइट है। क्या है, डाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मजलिस की, तो मजलिस किसकी संसद कहते हैं दोस्तों, मालदीव की। किसकी, मालदीव। मालदीव की संसद को मजलिस के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत किसको कहते हैं दोस्तों, नेपाल की। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। और सीनेट किसको कहते हैं दोस्तों, इजराइल की संसद को। किसको, इजराइल। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि इजराइल की संसद को किस नाम से जाना जाता है तो सीनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा है, जापान की संसद किस नाम से जानी जाती है। जो जापान की कहते हैं दोस्तों डाइट। क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि किस ध्वनि तरंग को मनुष्य के कान सुन सकते हैं। जो हमारे कान है वो हमारे कान कितनी ध्वनि को सुन सकते हैं दोस्तों। तो वो कौन सी तरंग होती हैं, अवश्रव्य तरंग होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, या पराश्रव्य तरंग होती हैं, या श्रव्य तरंगें होती हैं। तो क्या नाम है दोस्तों, श्रव्य तरंग है। तो श्रव्य तरंग हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं कि मनुष्य के कान कौन सी तरंग सुन सकते हैं दोस्तों, तो श्रव्य तरंग आती हैं। कितने कितने से कितने के बीच होती है दोस्तों, तो 20 हर्ट्ज। क्या लिखेंगे, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 के हर्ट्ज लिख देता हूँ, से जो इनके बीच की ध्वनि होती है दोस्तों उसको मनुष्य के कान हम सुन सकते हैं। ठीक है, अवश्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं, जो 20,000 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवश्रव्य कहते हैं। और पराश्रव्य कौन सी होती हैं दोस्तों, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं उन्हें पराश्रव्य कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम होते हैं उन्हें अवश्रव्य कहते हैं। ठीक है, और मनुष्य के जो कान सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंग कहते हैं, उन्हें बोलते हैं श्रव्य तरंगें। कितने से कितने बीच की आवाज़ सुन सकते हैं दोस्तों, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवाज़ मनुष्य के कान सुन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि साइटोलॉजी किसका अध्ययन है। क्या कह रहा है दोस्तों, साइटोलॉजी किसका अध्ययन है। अगर हम बात करते हैं साइटोलॉजी की, तो ऑप्शन ए पौधों का, ऑप्शन बी है कोशिका का, ऑप्शन सी है हड्डियों का, या ऑप्शन डी है पर्यावरण का। तो साइटोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों, तो साइटोलॉजी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कोशिका का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, किसका, कोशिका का अध्ययन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है दोस्तों अच्छे से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि फेफड़ों की महत्वपूर्ण क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि फेफड़ों की क्षमता, कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों कि सांस की क्षमता। क्या, सांस की क्षमता।
सांस की जो क्षमता है वो किसके द्वारा नापी जाती है? तो ये भी पूछ लेता है दोस्तों कभी कभी। यह पूछता है कि फेफड़ों की। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है स्फिग्नोमीनोमीटर, बी बैरोमीटर, सी थर्मामीटर और डी है स्पाइरोमीटर। तो अगर हम बात करते हैं सांस की क्षमता या फेफड़ों की महत्वपूर्ण क्षमता, तो किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों? स्पाइरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। क्या है? स्पाइरोमीटर के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं स्फिग्नोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? बीपी मापते हैं, ब्लड प्रेशर मापते हैं दोस्तों, बीपी, ठीक है, बीपी मापते हैं। बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। क्या मापते हैं दोस्तों? वायु दाब। बैरोमीटर वायु दाब मापते हैं बैरोमीटर से, पता है आपको। और थर्मामीटर से आपको पता है तापमान मापा जाता है। क्या मापा जाता है दोस्तों? तापमान, थर्मामीटर से, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से याद हो गए होंगे दोस्तों चारों ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, कि कैला देवी शक्तिपीठ में लक्की मेला प्रारंभ हुआ है। कैला देवी शक्तिपीठ में लक्की मेला प्रारंभ हुआ है। यह शक्तिपीठ कहाँ स्थित है दोस्तों? देखिए दोस्तों, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़ने और अच्छे से ही आंसर याद रखने हैं दोस्तों। कि कैला देवी शक्तिपीठ में लक्की मेला प्रारंभ हुआ, यह शक्तिपीठ कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए गुजरात में है, ऑप्शन बी हरियाणा में है, ऑप्शन सी राजस्थान में है और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में है। तो कहाँ है दोस्तों लक्की मेला? अगर की बात करें हम, तो कहाँ है दोस्तों ये लक्की मेला प्रारंभ हुआ? और ये कैला देवी शक्तिपीठ, तो कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। क्या होगा? राजस्थान बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सी है? अगर हम बात करें दोस्तों ईरानी कप की, तो 2022-23 की कौन सी टीम है दोस्तों? ईरानी कप विजेता टीम कौन सी है? तो ऑप्शन ए है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है सौराष्ट्र और ऑप्शन डी है रेस्ट ऑफ इंडिया। क्या है दोस्तों? रेस्ट ऑफ इंडिया है। तो सही आंसर क्या होगा? अगर हम बात करते हैं ईरानी कप का, तो किसने जीता दोस्तों? रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। किसने जीता? रेस्ट ऑफ इंडिया ने। और उपविजेता कौन है दोस्तों? उपविजेता मध्य प्रदेश, ठीक है। उपविजेता कौन है? मध्य प्रदेश उपविजेता है और विजेता है रेस्ट ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों? तो श्रीलंका में किया है, म्यांमार में किया है, नेपाल में किया है या भूटान में किया है? तो कहाँ किया है दोस्तों? याद कैसे रखेंगे अभी से हम? इसरो ने INS-2B, क्या दोस्तों? 2B, बी से क्या है दोस्तों? बी से भूटान, याद कर लीजिए, भूटान में किया है, ठीक है। जिंदगी में नहीं भूलेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को अब आप, कि बी से भूटान, कहाँ किया है? भूटान में किया है। किसने किया दोस्तों? इसरो ने किया है, ठीक है। याद हो गया आपको अच्छे से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया गया है? कि किसने करा दोस्तों? WHO, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है नोएडा। तो किसने किया दोस्तों? अगर बात करते हैं बेंगलुरु ने किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। हेल्दी सिटीज में अवार्ड किसे मिला 2023 में? बेंगलुरु को मिला है, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कि चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है? ठीक है, किसकी दोस्तों? LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है? किसका है? चैट GPT के। तो ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी कनाडा में, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया में और ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात में। तो कहाँ किया गया है दोस्तों? ये किया आपको संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात में लॉन्च किया गया दोस्तों ये, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परीक्षाओं को, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके क्वेश्चन लाए जाते हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं
कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है दोस्तों। देखिए पूछा जाता है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? जिस देश का कोई अपना धर्म न हो। ऑप्शन बी है सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण। ऑप्शन सी है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। और ऑप्शन डी है राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर इसका? अगर हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष का अर्थ, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। क्या अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, कि भारतीय संविधान को भारत सरकार ने कब अपनाया था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, 26 नवंबर 1950 को अपनाया था दोस्तों, या 15 अगस्त 1947 को अपनाया था। तो कब अपनाया गया था दोस्तों? अगर हम बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। कई बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? देखिए दोस्तों पूछा जाता है कि कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है संविधान सभा का कानूनी सलाहकार। तो ऑप्शन ए BN राव था, बी BR अम्बेडकर थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या इनमें से कोई नहीं थे। तो कौन थे दोस्तों? अगर हम बात करें संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था दोस्तों? BN राव जी थे, BN राव थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए BN राव बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा किसने दी थी दोस्तों? कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ऑप्शन ए पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है, बी न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा है, सी BR अम्बेडकर ने कहा, या महात्मा गांधी ने कहा दोस्तों। तो किसने कहा है दोस्तों? अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो इसे संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये कहा है आपने पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और BR अम्बेडकर ने किसे कहा दोस्तों संविधान की आत्मा? अनुच्छेद 32। किसको कहा है? अनुच्छेद 32 आता है दोस्तों, संवैधानिक उपचार आ जाता है, कहीं कहीं लिखा हुआ संवैधानिक उपचार। ठीक है, ये अनुच्छेद 32 आता है, तो BR अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को कहा है दोस्तों। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है। ठीक है, अच्छे से याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी सही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी भारतीय नागरिकता, ऑप्शन सी मूल अधिकार, या संविधान की प्रस्तावना। तो किसे कहा दोस्तों? तो संविधान की प्रस्तावना बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, कि जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो किस में कहा गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी संविधान की प्रस्तावना में कहा गया। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए दोस्तों बांध से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो दामोदर नदी पर है, बराकर नदी पर है, हुगली नदी पर है, या महानदी पर है? तो अगर हम बात करते हैं हीराकुंड बांध की, तो सबसे पहले बात करते हैं ये कहाँ है दोस्तों, किस स्टेट में पूछा जाता है? तो उड़ीसा में। किस में दोस्तों? उड़ीसा में। और उड़ीसा में कौन सा है दोस्तों, कौन सी नदी? उड़ीसा में है आपकी महानदी पर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो नदी पूछे तो महानदी है, और स्टेट पूछे तो ओडिशा स्टेट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, याद रखना दोस्तों आपको अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति का जनक है? तिलक का मतलब बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति का जनक है? तो वी शिरोल ने कहा था, वी शिरोल को वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था, या लुई फिशर ने कहा था, या वेब मिलर ने कहा था, या लॉर्ड रीडिंग ने कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों कि तिलक को भारतीय अशांति का जनक? तो वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। ठीक है,
आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। दास प्रथा को किसने समाप्त किया था दोस्तों? अब बात चल कर रही है दोस्तों, दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड एलन बरो ने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था, सर जॉन सॉर्ड ने किया था। तो अगर हम बात करते हैं दास प्रथा की, तो समाप्त किसने किया था दोस्तों इसको? लॉर्ड एलन बरो ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद रखना है कि लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्या दोस्तों सही क्वेश्चन क्या कह रहा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन ए राजस्थान में है, ऑप्शन बी गुजरात में है, ऑप्शन सी हरियाणा में है, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में है। तो कहाँ पर है दोस्तों? अगर हम बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? राजस्थान होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, और ये हमारे वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। देखिए, पूछा गया दोस्तों कि महानलोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? कि पंचवर्षीय योजना दोस्तों किसी न किसी मॉडल पर संबंधित है। तो दो बहुत पूछी जाती है दोस्तों, एक तो पहली और एक दूसरी बहुत ही दोनों पूछी जाती हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं महानलोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित, तो महानलोबिस है दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय। कौन सी दोस्तों? दूसरी। ठीक है, तो महानलोबिस तो दूसरी से हो गए दोस्तों। अगर हम बात करते हैं पहली से, तो पहली से हेराल्ड मॉडल, हेराल्ड डोमर पूछा जाता है दोस्तों, हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल से, हेराल्ड डोमर मॉडल तो पहली पंचवर्षीय योजना है, और दूसरी जो है महानलोबिस से है दोस्तों। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, दोनों की दोनों आपसे पूछी जाती हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी दोस्तों। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद।